हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। बैलेंस शीट वाला पार्ट हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट के कंटेंट्स, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग्स, एक एक हेडिंग को हमने सेपरेट वीडियो के अंदर देखा था। डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी भी कवर कर लिया था। फाइन, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़े हैं। सेकंड पार्ट इज फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट जो हो चुका है, और अब हम पढ़ेंगे इसमें इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, उसके कंटेंट, हेडिंग, सब हेडिंग्स और उनमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं और उनके कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 स्टेटमेंट्स आते हैं। फर्स्ट इज द बैलेंस शीट, सेकंड इज द इनकम स्टेटमेंट, थर्ड इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ इज नोट्स टू अकाउंट्स एंड फिफ्थ इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बैलेंस शीट हम पढ़ चुके हैं, अब हमें दूसरे फॉर्मेट पर जाना है, दैट इज व्हाट इनकम स्टेटमेंट। हमने देखा था कि भाई बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट था वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली था, और जो हमारा इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग है। और जैसे बैलेंस शीट का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट था, इन द सेम वे हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है उसका भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। उसके अंदर भी हम आइटम्स को ऊपर नीचे एक्चुअली नहीं कर सकते। तो मैं फॉर्मेट बनाता जाता हूं और एक एक करके मैं सारी आइटम्स को एक्सप्लेन करता जाऊं। जस्ट लाइक बैलेंस शीट, हमारे इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी 4 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट पर्टिकुलर, सेकंड इज नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर एंड अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। दोनों को साथ में कंपनी एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंट करती है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरेबिलिटी। दो चीजें, दो इंफॉर्मेशन आपस में कंपेयर हो सके। फाइन, अब देखिए इसमें जैसे मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट के अंदर 2 साइड्स होती हैं। फर्स्ट साइड इज व्हाट इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड सेकंड इज एसेट। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर फिर हेडिंग्स होती हैं, उसके अंदर में सब हेडिंग्स होती हैं, फिर सब हेडिंग्स के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। एसेट के अंदर भी हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग्स और फिर उसके अंदर कंटेंट्स। यहां पर इनकम स्टेटमेंट में हमारा जो हम कौन सा स्टेटमेंट बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग व्हाट इनकम स्टेटमेंट। और इनकम का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मींस इनकम स्टेटमेंट में ले देकर सिर्फ 2 ही एस्पेक्ट वर्क करेंगे। फर्स्ट इज इनकम, फर्स्ट इज रेवेन्यू एंड दैट इज व्हाट, सेकंड इज व्हाट एक्सपेंस। और इस रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है वही बिजनेस की इनकम या वही बिजनेस का एक्चुअली प्रॉफिट होगा। तो ले देकर हमारे पास सिर्फ 2 ही एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट इज रेवेन्यू एंड सेकंड एस्पेक्ट इज एक्सपेंस। तो नेचुरली हम सबसे पहले क्या लेंगे, इसके अंदर ए एस्पेक्ट लेंगे, इसमें ऑल रेवेन्यूज। तो हम लेंगे इसमें रेवेन्यू, और रेवेन्यू के अंदर नंबर 1 फर्स्ट रेवेन्यू होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये सबसे पहला इसके अंदर आइटम होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट आइटम है। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम लोग शॉर्ट में उसको आरएफओ बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें वर्ड आपको नाम से लग रहा होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस आपके बिजनेस के ऑपरेशन से, आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ऑपरेशंस वाली एक्टिविटी से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी होती है बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। तो बाइंग एंड सेलिंग, तो बाइंग तो आपका परचेसेस हो गया, सेलिंग जो होगी दैट इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली आती है क्या, आपकी सेल्स। यूजुअली सेल्स आती है जनरल केसेस में, बट डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस एक्चुअली है किस टाइप का। देखिए, या तो आपका बिजनेस होगा ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग फर्म का, ये हो सकता है, ठीक है। सेकंड, या तो आपका बिजनेस हो सकता है क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म का, ठीक है। और या फिर आपका बिजनेस होगा फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस प्रोवाइड करने का, ठीक है। ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो किसी स्पेसिफिक गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में सेल करती है, या सिर्फ ट्रेडिंग फर्म हो जो कहीं से फिनिश गुड्स परचेस करती है, फिनिश गुड्स ही मार्केट में सेल करती है। सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करने वाली, जस्ट लाइक व्हाट, जस्ट लाइक टीसीएस हुआ और इन्फोसिस हुआ, ये सारी कंपनीज जो होती हैं हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टेक्निकल सर्विसेज। तो अगर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो इनके लिए क्या होगा, नेट सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, जो भी फिनिश गुड्स को आपने नेट सेल्स किया है। अब नेट सेल्स के अंदर क्या आता है, देखिए इसके अंदर क्या आ जाएगी, आपकी कैश सेल्स भी आ जाएगी। वो प्रोडक्ट जो आपने कैश में सेल किया उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, सारी क्रेडिट सेल्स ऐड कर देंगे और उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे सारी सेल्स रिटर्न। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग फर्म है तो उसके लिए नेट सेल्स ऑफ गुड्स विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म के लिए सेल ऑफ सर्विसेज आ जाएगी। सेल ऑफ सर्विसेज मींस जो ये सर्विसेज अपने क्लाइंट को रेंडर करती है और उस सर्विस की अगेंस्ट ये जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखिए आपको बिजनेस का नेचर समझना पड़ेगा, किस टाइप का नेचर है बिजनेस का। थर्ड वन इज द फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है, लोन बोरो, लोन देना। जैसे क्या होती है हमारी एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हुआ, ये टाइप की जो कंपनीज होती हैं ये सारी की सारी सर्विस फाइनेंस कंपनीज है जो लोगों को फाइनेंस देती हैं। बैंक्स हुआ तो इनके लिए जो अर्निंग्स होती है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट विल बी व्हाट, रेवेन्यू फ्रॉम
फ्रॉम ऑपरेशंस। अदरवाइज अगर ये जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड विल बी द पार्ट ऑफ अदर इनकम्स, ठीक है। इसके लिए इंटरेस्ट हुआ या डिविडेंड हुआ तो ये सारी की सारी इनकम्स किसका पार्ट होती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपको डिपेंड करता है कि किस टाइप की एक्चुअली कंपनी है। जैसी कंपनी अकॉर्डिंगली उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बस ये याद रखिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस आपकी ऑपरेशन से जनरेट की गई रेवेन्यू, ठीक है, फाइन। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। उसके बाद आइए हम सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पॉइंट इज व्हाट? अदर इनकम्स। सेकंड हमारी आ जाएगी अदर इनकम्स। तो अब देखिए, अदर इनकम्स में जो इसकी आरएफओ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो इनके लिए अदर इनकम्स बन जाएंगी। जो हमारी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं उनके लिए अदर इनकम्स के अंदर, या मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं तो हमारे पास अदर इनकम्स के अंदर फर्स्ट हो जाएगी हमारी क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड का मीनिंग होगा बिजनेस ने कहीं भी एफडी से या पब्लिक डिपॉजिट से या फिर बैंक में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट आ रहा है वो सारा इधर आ जाएगा, या कहीं और इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स के अंदर, वहां से उनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा तो दैट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ अदर इनकम्स। उसके अलावा जो डिविडेंड रिसीव्ड के अंदर क्या आएगा भाई? हमारा डिविडेंड रिसीव्ड के अंदर जो शेयर्स हमने किसी दूसरी कंपनी के बाय कर रखे हैं, हमारी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय कर रखे हैं, वहां से उनको जो डिविडेंड रिसीव होता है इन जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे क्या? डिविडेंड रिसीव। इसके अलावा हमारा आता है लेट्स सपोज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमने कोई फिक्स्ड एसेट को मार्केट के अंदर सेल किया, उससे कोई प्रॉफिट हुआ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल किया, उससे कोई प्रॉफिट हुआ। उसके अलावा जो भी आपकी मिसलेनियस इनकम होती है, मींस अदर देन सेल्स, ये सारी की सारी आपकी किस में आ जाएंगी? आपकी अदर इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। अच्छा, याद रखिएगा, फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव विल बी द पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेचर देखिए बिजनेस का, और नेचर देखने के बाद अंडरस्टूड है आपको किस तरह से उसको क्लासिफाई करना है, फाइन। तो ये हमारी दो हो गई बस। इसके अलावा कुछ और एक्चुअली इसके अंदर आता नहीं है। तो ये आ जाएगी हमारी टोटल रेवेन्यूज। ये हमारी टोटल रेवेन्यू हो गई, दैट इज व्हाट? ए। उसके बाद हमारा बी हेडिंग आता है, दैट इज व्हाट? एक सेकेंड एस्पेक्ट, दैट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट आइटम होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, हमारा फर्स्ट टर्म है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और यहां पर वर्ड यूज किया गया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंजम्पशन की बात कर रहा है, और कोई भी चीज का कंजम्पशन हमेशा उसके ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करने के बाद आता है। तो एक्चुअली ये जो टर्म है दैट इज प्योरली फॉर व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो किस काम में लगी हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास में रॉ मटेरियल को बाय करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद उनको मार्केट के अंदर सेल करते हैं। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज्ड माइनस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कंजम्पशन और परचेज बोथ आर डिफरेंट। जितना गुड्स परचेज करेंगे उतना कंज्यूम होगा, दैट इज नॉट कंपलसरी, ओके। तो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और ये टर्मिनोलॉजी प्योरली किनके लिए होती है? यूजुअली फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, सारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए होती है, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाट? नंबर 2 इज व्हाट? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो टर्म है, ये यूजुअली तो ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए होती है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के अंदर क्या आएगा? परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द मार्केट। परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम मार्केट। होता क्या है? आपने मार्केट से फिनिश्ड गुड्स परचेज किया, अपना प्रॉफिट उस पर ऐड किया, मार्केट के अंदर सेल कर दिया। जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होती हैं, ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं, वो इसी तरह से बिजनेस करती हैं। तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यूजुअली एक इसके लिए आता है हमारे बिजनेस में ट्रेडिंग फर्म के लिए, बट मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंदर भी हो सकता है अगर आप कोई फिनिश्ड गुड्स मार्केट से बाय करके सेल कर देते हैं, ओके। कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आउटसोर्सिंग करती है, बाहर से कोई प्रोडक्ट को बाय करती है एज इट इज परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिर उसको भी मार्केट में सेल कर देती है। तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद थर्ड होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड व्हाट? फिनिश्ड इन्वेंट्री। ये चेंजेस इन इन्वेंट्री का जो फंडा है, ये बताता है कि आपकी ओवरऑल इन्वेंट्री में कितना चेंज हुआ है, ओपनिंग से क्लोजिंग के अंदर कितना चेंज हुआ। इसको थोड़ा सा प्रिकॉशनली याद रखिएगा। यहां पर चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू व्हाट? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस
क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इकोनॉमिक्स में चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। वो क्लोजिंग देखते हैं कि एंड ऑफ द ईयर में कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। यहां पर हमारा फॉर्मूला होगा ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और इसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री में तीनों टाइप की इन्वेंट्रीज आ जाएंगी, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ WIP एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जिसको हम रॉ मटेरियल को स्टॉक इन ट्रेड, WIP और फिनिश्ड गुड्स तीनों कंसीडर हो जाए। उसके बाद फिर हमारी फोर्थ हेडिंग होती है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब ये एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस की हेडिंग से ही समझ आता है कि भाई इसमें वो सारे एक्सपेंसेस आएंगे जो प्योरली फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज होंगे, एम्प्लॉई को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। अब एम्प्लॉई को बेनिफिट पहुंचाने के लिए एम्प्लॉई तो दोनों तरह के होते हैं, ब्लू कॉलर भी होते हैं, व्हाइट कॉलर भी होते हैं। और एम्प्लॉई को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है, कॉम्पनसेशन, वो दो टाइप के एक्सपेंसेस में क्लासिफाइड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस और व्हाट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब पहले मैं इसकी बात करूं, देखिए एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आपका वेजेस आ जाएगा, ठीक है, उसके अलावा सैलरीज आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर वेजेस और सैलरीज, वेजेस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्लास 11th में हमने पढ़ा है। तो वहां पर हम उसका बाइफर्गेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, बट कंपनीज के स्टेटमेंट के अंदर इसका क्लासिफिकेशन नहीं होता, इसकी क्लासिफिकेशन होती है एज पर द हेडिंग। उन्होंने देखा कि भाई एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए एक्सपेंस दिया जा रहा है, भले वो आपके मजदूर हो, ब्लू कॉलर जॉब वाले हो, या फिर आपके ऑफिस स्टाफ हो, क्लरिकल स्टाफ हो, या मैनेजरियल स्टाफ हो जो आपके ऑफिस वर्क के अंदर लगा है, सबकी जो एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए जो भी खर्चे किए जाएंगे, ऑल दोस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आते हैं, इसलिए इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस की पूरी हेडिंग को देखना पड़ती है। इसमें कौन कौन से डायरेक्ट है और कौन कौन से इनडायरेक्ट हैं। व्हाइल कैलकुलेटिंग COGS, आपने अपना अकाउंट्स का प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो वहां पर जब COGS कैलकुलेट करते हैं तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में से और इवन आगे अदर एक्सपेंसेस में से भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम क्लासिफाई करके चलते हैं, ठीक है। बट एनीवे इसके अंदर एम्प्लॉई के बेनिफिट पर होने वाले सारे एक्सपेंस आएंगे, जैसे ट्रांसफर टू प्रोविडेंट फंड, कंपनी जो अपना शेयर प्रोविडेंट फंड के अंदर ट्रांसफर करती है, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम या एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ग्रेचुटी के एक्सपेंस, जो भी जिस भी तरह का फंड एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए बनाया गया उसके अंदर अगर हम कोई पैसा डालते हैं, एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए कुछ भी खर्चा करते हैं, तो ऑल दोस एक्सपेंस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हमारा फिफ्थ हेडिंग होता है इसमें फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर फिर दो चीजें आती हैं। फाइनेंस वर्ड समझ में आता है, फाइनेंस फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपने पढ़ी होगी, मींस आपका लोन बोरो करना, ठीक है। तो इसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे एक तो हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं हमारे अदर बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मींस आपने कोई लोन कहीं से बोरो किया। अब लोन किस टाइप का हो सकता है, कंपनी के लिए लोन डिबेंचर्स के फॉर्म में भी हो सकता है और अदर लोन्स के फॉर्म में भी हो सकता है। अदर लोन्स में लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म डेट्स भी हो सकता है। तो कैसा भी डेट्स हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, लोन्स हो, डिबेंचर्स हो, डिबेंचर से आपने बोरो किया, हर टाइप का जो लोन होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, बट दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट, फाइनेंस कॉस्ट। अभी आपने डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर हम जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री करते हैं, जब उसको लास्ट में P&L में ट्रांसफर करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। और फिर उसको जब P&L में ट्रांसफर करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ P&L और ब्रैकेट में स्पेसिफिकली फाइनेंस कॉस्ट को मेंशन करते हैं, बिकॉज दैट इंटरेस्ट गोज अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंस और अदर बोरिंग कॉस्ट। अदर बोरिंग कॉस्ट मींस अगर आपने कोई ब्रोकरेज दिया, कोई पेपर वर्क्स करवाया, आपने लोन को बोरो करने के लिए कोई भी दूसरे लीगल एक्सपेंसेस पे किए हैं, इस टाइप के जो भी एक्सपेंस होंगे, ऑल दोस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट, अदर बोरिंग्स कॉस्ट, ठीक। तो हमारा फोर्थ हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट। और एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर एक चीज हमेशा याद रखें कि ये जो हमारे इंटरेस्ट के एक्सपेंस होते हैं, इस इंटरेस्ट एक्सपेंस में दो टाइप के, एक तो होते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक होते हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और इंटरेस्ट ऑन CC कैश क्रेडिट, ये दोनों हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स, जो लंबे टाइम के लोन्स होते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, दैट दोज आर अवर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस। तो ये भी आप क्लासीफाई अच्छे से कर लें, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी एक्चुअली कैलकुलेट करने को आता है। फाइन। तो हमारे पूरे इंटरेस्ट दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हो जाएंगे। ऑपरेटिंग वैसे हैं सारे इनडायरेक्ट, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन से आएंगे, जो शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म होते हैं, स्पेशली इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। बिसाइड्स इसके अंदर अदर बोरोइंग कॉस्ट के अंदर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ जो होता है, हम डिबेंचर्स को राइट ऑफ करते हैं, हमने डिबेंचर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, रिजर्व से राइट ऑफ होते हैं और उसके बाद में फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो जो स्टेटमेंट
ऑफ P&L से राइट ऑफ होते हैं वो भी फाइनेंस कॉस्ट की हेडिंग में आते हैं, लेकिन वो आएंगे किसमें, अदर बोरिंग कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है फाइन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी है 6th इज व्हाट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब देखिए इसके अंदर लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने को कुछ नहीं है, इसमें हमारे पास दो वर्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड इज व्हाट, फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन एंड सेकंड इज व्हाट, अमोर्टाइजेशन। और आपको इसका बहुत अच्छे से डिफरेंस पता है कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन बेसिकली व्हाट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ये किसके ऊपर लगता है, हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, जैसे हमारी बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी होगा, फर्नीचर हो जाएगा, तो ये मोटर व्हीकल हो जाएगा, इन सब के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा दैट विल बी कॉल्ड, जो भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे लगता है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। अमोर्टाइजेशन जो होता है ये किस पर लगेगा, हमेशा इंटेंजिबल एसेट्स पे। इंटेंजिबल एसेट्स जस्ट लाइक व्हाट, गुडविल हुआ, पेटेंट्स हुआ, एक्चुअली पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइजीज, लाइसेंसेस एक्सेट्रा, ये जितना आप यूज करते जाते हैं यूसेज की बेसिस पर ये क्या होता जाता है, आपके पास से अमोर्टाइज होता जाएगा। तो टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स पर अमोर्टाइजेशन। और उसके बाद फिर हमारा लास्ट एंड 7th हेडिंग है व्हाट, अदर एक्सपेंसेस। अब ये तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर सारे कौन से आ जाएंगे, हमारे वो एक्सपेंस जो स्पेसिफिकली किसी दूसरी हेडिंग में नहीं आए। मींस यहां से देखिए ये तो अपने आप में स्पेशल हेडिंग से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंजेस इन इन्वेंटरी। यहां पर इन चारों के अंदर अगर किसी, इन 3 के अंदर अगर कोई स्पेसिफिकली कोई नहीं आता तो वो अदर एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया जाएगा। मैं किसी एक स्पेसिफिक हेडिंग से उसको मेंशन नहीं करता। ठीक है फाइन। अच्छा, इन अदर एक्सपेंसेस के अंदर भी फिर क्लासिफिकेशन एक डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस वही आपको पता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, तो उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। इसलिए जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर भी अदर एक्सपेंसेस में भी जाकर के आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ढूंढते हैं। मींस ये एम्प्लॉई के बेनिफिट के नहीं है, इसके अंदर आ जाएगा, जैसे फ्यूल एंड पावर आ जाएगा, स्टोर्स एक्सपेंसेस आ जाएगा, दूसरे कैरेज इनवर्ड आ जाएंगे, सारे एक्सपेंस किसमें आएंगे, हमारे अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। मींस को एक स्पेसिफिकली हेडिंग के अंदर नहीं होगा। ठीक फाइन। इसके अंदर भी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेकर के चलेंगे। तो ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस थे, इन सब का टोटल हो जाएगा हमारा एक्सपेंस, दैट इज व्हाट बी। तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इसी को मैं आगे इधर कंटिन्यू कर रहा हूं भाई, देखिए बस अब छोटा सा रह गया इसमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। वैसे तो एक्चुअल फॉर्मेट के अंदर बहुत सारा होता है, बट मैं अभी सिर्फ हमारे फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस दैट इज ए माइनस बी। ए माइनस बी मींस ए इज द रेवेन्यू, बी इज एक्सपेंस। ए में से बी माइनस कर देंगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। उसके बाद फिर हम माइनस कर देंगे लेस टैक्सेस, जितना भी परसेंट, अगर 30% टैक्स है तो इसके ऊपर 30% और इसके ऊपर 30% ले लिया जाएगा। और उसके बाद फाइनली वी विल रीच टू व्हाट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएटी। ये पीबीडी कहलाता है, ये पीएटी कहलाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ऐसा प्रॉफिट जो हमारे टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद में आया। वैसे डिटेल्ड फॉर्मेट तो और लंबा चौड़ा होता है, बट हमारे जो क्लास 12th के स्टैंडर्ड से जो हमको पढ़ने का है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही सारी चीजें ली जाती है। फाइन। तो मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर दो चीजें, दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक रेवेन्यू का और एक एक्सपेंस का। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। रेवेन्यू में 2 हेडिंग्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स, डिटेल्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्सपेंसेस में 7 हेडिंग्स है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर ट्रेडिंग कंसर्न्स, और मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, याद रखिएगा। ओके। उसके बाद फिर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, सिर्फ एम्प्लॉई के बेनिफिट से रिलेटेड एक्सपेंसेस इसके अंदर आएंगे, डायरेक्ट भी आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं। ओके। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर हमारा इंटरेस्ट आता है और अदर बोरिंग्स कॉस्ट आती है। इसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का फंडा होता है, मैंने अभी आपको बता दिया। ओके। उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट पर, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट पर। फाइन। एंड फाइनली अदर एक्सपेंसेस, जो इधर नहीं वो सारे अदर एक्सपेंस में आ जाएंगे, जैसे व्हाट, कैरेज इनवर्ड हुआ, फैक्ट्री रेंट हुआ, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हुआ, फ्यूल एंड पावर हुआ, ऑडिट फीस हुई, स्टेशनरी हुआ, मैनेजर्स कमीशन, जो भी होगा, मैनेजर्स कमीशन तो नहीं, सॉरी, उसमें आएगा, तो हमारे सारे अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। इन सब का टोटल हमारा बनेगा, टोटल एक्सपेंस बी, ए माइनस बी विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस डिडक्ट करने का प्रॉफिट, पहले का प्रॉफिट, फिर उसमें से हम टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी कंप्लीट हुआ, और इसी इनकम स्टेटमेंट, इसी लेक्चर के साथ में हमारा इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज वाला टॉपिक कंप्लीट है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।